सर मे आई कम? आइए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए आइए। थैंक यू सर। रविंद्र, यस सर। ये आपको अंदाजा है ही कि कठिन दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, कोविड के दौर से। यस सर। इसलिए कुछ मानक अपनाना ज़रूरी है। उसी के आधार पर आपकी कुर्सी दूर रखी गई है। मास्क का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दूरी पर्याप्त है, सुरक्षित दूरी है, तो आप मास्क हटा भी सकते हैं। हटाना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, हटा लीजिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रविंद्र कुमार है सर। मैं हरियाणा के कैथल ज़िले के गांव ग्योंग से निवास करता हूं सर। वहीं से ही मेरी स्कूलिंग हुई है सर। उसके पश्चात मैंने अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास किया सर। उसके तत्पश्चात सर पैक चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल में ही मैंने मास्टर की डिग्री ली है सर। उसके पश्चात 2017 में मेरी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट लग गई थी सर पीडब्ल्यूडी में। वहाँ 2 साल काम करने के पश्चात अभी मैं लेक्चरर की पोस्ट पे हूँ सर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चीका में। मेरी हॉबीज़ में सर ट्री प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करना है सर। तो आपको क्या लगता है कि जूनियर इंजीनियर वाला काम ज़्यादा आनंददायक है कि ये लेक्चरर वाला कार्य? सर टीचिंग फील्ड ज़्यादा अच्छी लगी सर मुझे। ज़्यादा आनंददायक है? यस सर। तो फिर प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? टीचिंग तो अच्छा चीज़ है। हाँ सर, डेफिनेटली टीचिंग काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है सर, लेकिन प्रशासन में आईएएस के लिए इसलिए प्रयासरत हूँ सर क्योंकि इसमें एक जो लार्जर कैनवास मिलेगा सर मुझे काम करने के लिए। अभी मैं जिस क्षेत्र में हूँ मेरे पास एक सीमित ही कैपेबिलिटी ही क्षेत्र है सर। एक क्लासरूम में 60 बच्चे हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ। उसके पश्चात जब सर लेकिन हर वर्ष बच्चे तो बदलते रहते हैं। हाँ सर, लेकिन बच्चे बदलते रहते हैं सर, लेकिन वो क्षेत्र है सर लिमिटेड है। अगर आईएएस में आऊँगा तो मेरे पास एक काम करने के लिए एज डीएम पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा सर, जहाँ मैं और भी क्षेत्र में और भी बच्चों के साथ लेकिन पूरे कैरियर में एक व्यक्ति डीएम तो 2-2.5 साल रहता है, बाकी तो वो डीएम रहता नहीं है। ज़्यादातर कार्य सचिवालय स्तर के होते हैं, उसमें तो आपको कोई खास काम मिलेगा नहीं। किसी एक विभाग में आपको मान लीजिए शिक्षा विभाग में डाल दिया जाएगा तो फिर वही काम करना होगा, फाइल पढ़ते रहिए, साइन करते रहिए। नहीं सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक टीचिंग लाइन में जो पॉलिसी मेकिंग है और उन चीज़ों में बच्चों के लिए और अच्छे से कार्य कर सकूँगा सर मैं टीचिंग लाइन में। लेकिन जितनी छुट्टियां मिलती हैं प्रशासक को, तो छुट्टियां नहीं मिलती, वो 24 घंटे की नौकरी होती है सर। ये तो अच्छी बात है सर इसकी। आप चाहते हैं कि 24 घंटे की नौकरी मिले? सर ये है कि जितने ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही मेरी स्किल भी डेवलप होंगी सर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप होगा, अपनी सेटिस्फेक्शन भी होगी सर। एक कि लाइकिंग फैक्टर भी रहा है सर इस फील्ड में आने के लिए एक। अच्छा, तो आपने समाजशास्त्र विषय रखा है? यस सर। क्यों समाजशास्त्र क्यों चुना? सर इसके पीछे कई कारण है सर। मैंने पहले एक्चुअल में मैं इलेक्ट्रिकल से ही मेंस दिया था सर, तो उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा भी था, और दूसरा जो सिलेबस था सर उसमें जो हमारी बीटेक में आता है जो यूपीएससी का सिलेबस, उसमें काफ़ी डिफरेंस था सर। तो उसके बाद मैंने जब नहीं हो पाया मेंस, तो मैंने दूसरे जो मेंस के विषय थे उनमें रिसर्च कर देखा सर कि कौन सा अच्छा मतलब है। चुनौतियों से आप भागते हैं? नहीं सर, चुनौती ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था तो आप भाग गए, समाजशास्त्र आसान लगा आपको? नहीं, ऐसा ये भी है सर, क्योंकि जो चीज़ नहीं पढ़ पा रहा था मैं, वो चीज़ उस पर टाइम लग रहा था काफ़ी, और जो एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं वो चीज़ चूज कर सकता हूँ, तो वो चीज़ देखा सर मैंने। अच्छा, तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते बताइए कि आजकल भारतीय समाज में फिर जातिवादी चेतना मजबूत होती जा रही है, क्या कारण है इसके? सर इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं सर। इसके है पॉलिटिकल रीजन भी हैं सर इसके। दूसरा जो हमारा कृषि क्षेत्र है सर, उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटी हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं सर। तो लोग जो हमारा समाज है वो ये देख रहा है कि इस फील्ड अगर जो ये एक जाति विशेष है वो एक रिजर्वेशन के तहत वो उस फील्ड पे पहुंच रहे थे, उसके नंबर कम होते हुए वो वहाँ तक पहुँच रहा है, तो उनके बीच में कुछ ये इश्यू भी रहता है सर। जो दूसरा एक रीज़न ये भी है सर, क्योंकि शिक्षा का और जो स्तर है वो गांव में और रूरल क्षेत्र में काफ़ी कम है सर, इसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं सर। ठीक है रविंद्र। रविंद्र जी, आप कैथल से हैं? यस सर। हरियाणा में सेक्स रेशियो काफ़ी कम है। यस सर।
अगर मान लीजिए आपको कैथल का डीएम बना दिया जाए तो वहाँ सेक्स रेशियो बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ उपाय बताइए। सर सेक्स रेशो बढ़ाने के लिए मेन जो इश्यू है कि जो गांव के ही अगर हम परिदृश्य देखें सर, तो वहाँ पे अवेयरनेस की काफ़ी कमी है सर। तो पहला स्टेप रहेगा कि अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। दूसरा जो मेडिकल क्षेत्र हैं, जहाँ पे जो लैब्स हैं, जहाँ पे ये इस तरह के टेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे सख्त छापेमारी की जाए और इन चीज़ों को रोका जाए सर। और जो हमारे जो बच्चे हैं, जो आगे जो लड़कियां हैं जो आगे आ रही हैं, उनको एज ए रोल मॉडल की तरह हम पेश कर सकते हैं और उन लोगों को बता सकते हैं, जिससे इस प्रॉब्लम को थोड़ा और कम किया जा सकता है सर। एक्चुअल में हरियाणा ने अभी काफ़ी सुधार हुआ है सर, इसमें हम बहुत अच्छा सुधार कर रहे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है जो सरकार का। ठीक है, ठीक है। आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट? यस सर। सोशल चेंज के एजेंट्स क्या होते हैं, बस पॉइंट फॉर्म में बताइएगा। सर सोशल चेंज के एजेंट सर, सॉरी सर अभी रिकॉल पढ़ा होगा आपने अपने सिलेबस में मेरे ख्याल से। हाँ सर, जैसे लो है, एक पॉइंट लो के बारे में पढ़ा है, फैमिली के बारे में पढ़ा है सर। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ सर मैं। अच्छा, इंडोलॉजी क्या होता है? सर इंडोलॉजी जीएस घुरिये सर ने स्टार्ट की थी सर। इसमें क्या, इसमें ये एक सोशियोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है सर। इसमें जो पुराने हमारे वेद ग्रंथ है वहाँ से हम चीज़ों को निकाला जाता है सर। समाज की हमारा परिदृश्य कैसा होगा, न्यू एक वेस्टर्न सोशियोलॉजी है सर। उसके अगेंस्ट में एक इंडियन सोशियोलॉजी आई थी सर। उसमें ये है कि हम हमारा जो समाज है उसको हम वेस्टर्न तरीके से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें हमारी जो प्राचीन वेद ग्रंथ है उनको समझना ज़्यादा जरूरी है सर। कोई एक आध स्पेसिफिक एग्जांपल देके बता सकते हैं आप? सॉरी सर, ये ऐसे नहीं समझा पाएंगे। अच्छा, आजकल हरियाणा गवर्नमेंट सरस्वती नदी पर उसको फिर से रिवाइव करने पे काफ़ी जोर दे रही है सर। ठीक है, ये उचित है सर? हाँ, मतलब ये पॉलिटिकल डिसीजन तो नहीं है, लोकप्रिय निर्णय तो नहीं है? नहीं सर, जो सरस्वती नदी है सर वो उसका जियोलॉजिकल रीजन भी है और पौराणिक तथ्य भी हैं, क्योंकि और जो हमारा रिवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें भी कहीं न कहीं जगह सर ये सरस्वती का वर्णन आता ही है। तो बताया गया है कि जो सरस्वती नदी है जो कुरुक्षेत्र के एरिया से होते पेवा से और राजस्थान और फिर और गुजरात से होते अरब सागर में गिरी थी सर। तो अगर हम उस क्षेत्र को और रिवाइव कर सकते हैं तो इरिगेशन के क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट होगी सर। अच्छा, आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी हॉबी है। ट्री प्लांटेशन और ट्रांसप्लांटेशन एक ही है या अलग अलग? सर ये दोनों अलग अलग हैं सर। अच्छा, क्या फ़र्क है दोनों में? सर ट्री प्लांटेशन में जो में अलग जो नया पेड़ लगाया जाता है सर वो, और ट्रांसप्लांटेशन में जो पेड़ है उसको एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट किया जाता है सर। ओके। अर्बोरी कल्चर क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में आपके ट्री प्लांटेशन से जुड़ी हुई चीज़ है। बोरी प्लांटेशन सर, इसके बारे में अर्बोरी कल्चर नहीं आइडिया? नहीं आइडिया सर इसके बारे में। अच्छा, कुछ एनजीओज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी अगर किसी ड्राइव में जुड़े रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि किस ड्राइव में आप जुड़े थे ट्री प्लांटेशन के, कुछ बता सकते हैं एक दो के नाम? सर एनजीओ के थ्रू नहीं था मैं सर, जो कॉलेज में पार्टिसिपेट किया है सर मैंने, उस तरह से पार्टिसिपेट किया है। एनजीओ के बारे में नहीं पता है सर मुझे इसके बारे में। प्रवीण जी, आप अभी लेक्चरर हैं? यस सर। तो अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाता हूं सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आपने उसे ऑप्शनल के रूप में इंजीनियरिंग के कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए क्यों नहीं सोचा? आपने सोशियोलॉजी ही क्यों लिया? सर एक्चुअली मैंने जो फर्स्ट टाइम था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही दिया था सर। अच्छा। तो लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर, तो ऑप्शनल पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो जब फाइनली टाइम कम बचा तो वो ऑप्शनल कवर नहीं कर पाया सर मैं। ठीक। आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है, समाज किसे कहते हैं? सर समाज में सर जो हमारे जो लोगों से मिलके सर एक समाज बनता है सर, जिसमें अलग अलग तरह से वो जो विभिन्न इंस्टीट्यूशन है सर, संस्थाएं हैं। लोगों से मिलके तो समूह भी हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड सोसाइटी? सर वही आगे मैं कर रहा था कि जैसे इसमें लोग तो हैं ही हैं सर, विभिन्न तरह के इंस्टीट्यूशन भी जुड़े हुए होते हैं सर, जो आपस में मिलके एक कोऑर्डिनेशन और इक्विलिब्रियम स्थापित करते हैं सर इसके बीच में। तो एक समाज बनता है सर इससे। अक्सर रविंद्र जी बातें होती हैं कि आजकल नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, भौतिकता का प्रभाव बढ़ रहा है। यस सर। है ना? तो समाज की क्या भूमिका देखते हैं आप नैतिक मूल्यों को अपनाने में?
समाज की क्या भूमिका हो सकती है और कैसे कर सकता है? सर समाज जो नैतिक मूल्य हैं उनमें काफ़ी अच्छा योगदान दे सकता है सर। कैसे? हाउ? वो ये जो समाज है सर, जैसे फैमिली है हमारी, और जो अलग अलग हमारा फैमिली तो समाज का एक अंग हो गया ना। हाँ सर, हमें मैं इस तरह से बताना चाह रहा था कि जो कुछ अंग हैं हमारे समाज के, उनको हम साथ लेके, और जो टीचर्स हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो इस चीज़ में लोगों को अवेयर करने में हेल्प कर सकते हैं सर। धर्म गुरु नैतिकता में कर सकते हैं, मतलब आप ये मानते हैं कि नैतिकता और धर्म एक ही चीज़ है? नहीं सर, हम जो नैतिकता जो धर्म का ही उसका एक सबसेट है सर। धर्म किसे कहते हैं सर? धर्म एक्चुअल में जो सॉरी सर, क्या धार्मिक होना नैतिक होना है, या कोई व्यक्ति धार्मिक होते हुए भी अनैतिक होता है? अक्सर आप एग्जाम्पल देखते, कुछ लोग जेल में भी हैं धार्मिक नेता, यस सर, है ना? तो डायरेक्ट तो रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सर। ठीक है। आपने चूंकि इंजीनियरिंग बहुत की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने एमई किया हुआ है, यस सर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल हो सकता है इसका? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर काफ़ी रोल प्ले कर सकती है सर। जैसे सर सोलर एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी आ रहे हैं सर। और जो हमारा रूरल एरिया है, और जो काफ़ी दूरगामी क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली अभी तक नहीं पहुँची है, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी हेल्प कर सकता है सर। सोशियोलॉजी के कोई एक थिंकर बताइए जो आपको सबसे अपील करते हो, आपको जो पसंद हो, और क्यों? सर जीएस घुरिये सर भी हैं जो काफ़ी अपील करते हैं, और एससी दुबे सर भी हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगे सर इस मामले में। जैसे एससी दुबे हैं सर, तो उन्होंने जो एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव के तौर पे समाज को जोड़ने का काम किया है सर। समाजीकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन सर एक प्रोसेस है सर, जिसके थ्रू सॉरी सर, आपका तो ऑप्शनल है, आपसे तो अपेक्षा बहुत है इसमें। यस सर। अच्छा ये बताइए कि परिवार में जो हम एटीट्यूड डेवलप करते हैं, है ना, वही रह जाता है फाइनली। जैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड मान लीजिए, किसी फैमिली में किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में शिकायत की जाती है तो बच्चों में धीरे धीरे निगेटिव हो जाता है। कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कास्ट सिस्टम, पॉलिटिकल एटीट्यूड फैमिली की तरफ से आ जाती है। अभिवृत्तिक परिवर्तन कैसे करेंगे? सर जो फैमिली है एक बच्चे का पहला स्कूल ही होता है सर। ठीक है। तो वहाँ फैमिली लेवल से ही ये चीज़ें, अगर माता पिता ही अपने बच्चों को चीज़ों को सिखाएंगे, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे, तो ही ये परिवर्तन लाया वही जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने सोशियोलॉजी पढ़ा तो कुछ सोचा, उस पर मनन मंथन भी किया कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे करेंगे वो? अब वैसे फैमिली में तो पुराने बुजुर्ग का आदर है हमेशा, लेकिन कई बार जाति प्रथा बुजुर्गों की वजह से भी रही कि भाई इस कप में वो हल चलाने वाला नहीं पियो करेगा, ऐसा रहता है। आजकल की पीढ़ी जो व्हाट्सएप फेसबुक की पीढ़ी है वो इतना माइंड नहीं करती, बट पहले के लोग करते थे। लेकिन वही चेंज कैसे आएगा? सर उस चेंज के लिए तो सबसे बड़ा एजेंट सर एजुकेशन ही मैं मानता हूँ। एजुकेशन से ही, अवेयरनेस से ही ये चेंज लाया जा सकता है सर। और जो वहाँ का जो लोकल लीडर है या कोई जो गणमान्य व्यक्ति हैं सर, उनके थ्रू अगर हम जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ठीक है, आपको किसी स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया जाए, तो उस स्टेट में, पूरे ऑल स्टेट में एजुकेशन में नैतिक मूल्य को अपनाने के लिए क्या चेंजेस लाना चाहेंगे स्कूल में? सर एक तो ये कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट ही भी हम एथिक्स को स्कूल में लगा सकते हैं सर। तो एथिक्स पढ़ाना और एथिक्स को अपनाना ये दोनों दो बात है। मान लीजिए को रट गया, इंटीग्रिटी का परिभाषा रट गया, लेकिन लाइफ में नहीं आया, तो सर इसके लिए क्या करें? प्रैक्टिकली उनको बच्चों को बताया जा सकता है सर। जैसे कैसे करेंगे? उसके लिए कोई मॉडल बताइए, कोई ब्लूप्रिंट बताइए आप। सर जैसे एक है, कोई स्टूडेंट हैं सर, तो उनके ग्रुपिंग की जा सकती है सर, जिसमें अलग अलग धर्म के और जाति के लोग एक ही साथ रहें। उनका एक ग्रुपिंग की जा सकती है ताकि वो एक साथ पढ़ें, एक साथ लिखें, एक साथ बैठें। उनको अलग एक प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं ताकि उनमें भाईचारे की भावना भी बढ़े और साथ काम करने की भावना भी बढ़े सर। सोशियोलॉजी में आपने मानक, मूल्य, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, है ना सर? मूल्यों के बारे में, मूल्य, वैल्यूज। ये सर, क्या होता है वैल्यूज? क्या होता है?
सर एक्चुअली अभी जो सोशियोलॉजी का इतना ध्यान नहीं आ पा रहा है सर जो। रविंदर जी, यस सर। सोशियोलॉजी का ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ाई तो की है ना? यस सर। तो उस पढ़ाई और कॉमन सेंस के हवाले से मुझे आप बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि शिक्षा के प्रचार प्रसार से समाज में आर्थिक असमानता आती है, वैसे ये सेंटेंस बहुत विरोधाभासी प्राइमा फेसी लगता है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप मुझे बताइए कि ऐसा है सर? क्या एक एग्जांपल दे सकते हैं? जो बहुत शिक्षित समाज होगा वहाँ पे आर्थिक असमानता बढ़ती ही जाती है। सर जो शिक्षित समाज है उससे आर्थिक असमानता सर में क्या हो सकता है? सर एक्चुअली में आर्थिक असमानता तो बढ़ती ही है सर, अगर एक लेवल पे देखा जाए सर, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस चीज के लेवल पे अगर देखें तो ये है कि अगर लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि अगर जॉब मिल रही है उसको या स्किल डेवलपमेंट कर रहा है तो हो सकता है वो अच्छी नौकरी ले ले, तो जो उसके आसपास के लोग हैं उनसे वो थोड़ा ऊपर निकल जाए, तो इससे आर्थिक। भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट प्रासंगिक है? सर एक्चुअल में अगर विलेज लेवल पे जहाँ हैं वहाँ देखें तो ये काफ़ी है सर ये इससे, क्योंकि जो कुछ लोग थे जिनमें से जो ज़्यादा एजुकेशन कर गए हैं तो वो काफ़ी ऊपर निकल गए हैं, और जो नहीं पढ़ पाए वो अभी भी उसी स्थान पे ही हैं सर, तो इससे जो आर्थिक असमानता है काफ़ी बढ़ी है सर। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी हम सब कोविड-19 का जो दूसरा वेव है उससे अभी भी हम लोग दो हाथ कर रहे हैं। यस सर। ताइवान मॉडल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, ऐसा क्या कर दिया ताइवान ने कोविड-19 को फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को कंटेन करने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है? कुछ बता सकते हैं, कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? सर थोड़ा बेसिक लेवल पे ही जानकारी है सर, इतना डीप में उसके बारे में नहीं पढ़ा है। चलिए बेसिक ही बताइए, क्या किया ऐसा ताइवान ने, क्या किया सर? जो आउट ऑफ बॉक्स क्या किया? सर जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है वहाँ ये लिखा क्योंकि जो मास्क कल्चर है सर वहाँ पे वो पहले से ही काफी प्रेवलेंट था। तो बहुत सामान्य सी बात बता दूसरा क्या किया उन्होंने जब उनको लगा कि ये जो सेकेंड वेव है वो इमिनेंट है, आने ही वाला है, जैसे अभी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि तीसरा वेव आने वाला है, तो पहले वेव और दूसरे वेव के ऑनसेट के बीच में ऐसी किस तरह की रणनीतिक तैयारी उन्होंने की कि आज उस मॉडल के अनुकरण की सिफारिश की जा रही है कि ऐसा करना चाहिए? सर उसके लिए उन्होंने जो ट्रैवल बैन थे सर, जो दूसरे देश वहाँ पे आ रहे थे तो वो बैन लगा दिया था सर, जो दूसरे जहाँ से जो वेरिएंट थे आने की संभावना थी सर उस पे किया है, और दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया है सर। इतना चलिए ठीक है, मैं जानना चाहता था कमांड सेंटर वगैरह का फंक्शनिंग किस तरीके से, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। देखिए अभी भारत में भी अभी डिबेट चल रहा है कि हम लोग अभी वैक्सीन शॉर्टेज फेस कर रहे थे अभी 2-3 सप्ताह पहले। यस सर। और इसी के आलोक में एक चर्चा आई कि जो पेटेंट्स एक्ट है हमारा 1970 का, उसमें जो कंपलसरी लाइसेंसिंग का क्लॉज है उसको इन्वोक किया जाना चाहिए। क्या मुझे बता सकते हैं कि कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, और अगर भारत सरकार इसको इन्वोक करेगी तो इसके किस तरह के फायदे हमें होंगे? सर कंपलसरी लाइसेंसिंग पेटेंट्स एक्ट 1970 के अंतर्गत। ये सर कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू ये होता है, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं सर जो जिन्होंने एक दवाई है उस पे पेटेंट कर लिया है सर, तो अगर हम कंपलसरी पेटेंटिंग कर देते हैं तो उसके थ्रू जो दूसरी और कंपनियां हैं वो भी उस दवाई को सस्ते रेट पे एज ए जेनरिक मेडिसिन के थ्रू बना सकते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है सर? एक्चुअल में क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय विषयों में दिलचस्पी रखते हैं आप? यस सर, रखते हैं ना। एक करंट अफेयर्स का इशू है, अल अक्सा मॉस्क ईस्ट जेरूसलम में है। यस सर, बहुत चर्चा में है। क्या मुझे बैकग्राउंड बता सकते हैं, क्या हुआ था वहाँ पे? सब बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है सर। क्या जानते हैं उसके बारे में? उसके बारे में ये है सर, अल अक्सा मॉस्क है सर, वो पहले सर सॉरी चलिए रिकॉल नहीं कर पाया। मुझे आप अपने लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट बताइए, ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी जो हो गई, जिसका आपको पछतावा है आज भी। बिगेस्ट रिग्रेट सर, हर आदमी अपने लाइफ में एक जर्नी के थ्रू जाता है, उसमें कई चीज़ें होती हैं जैसे आपकी उम्र अगर 25 साल है तो कम से कम 25 ऐसे इंस्टांसेस होंगे जो आपको लगता होगा कि ये मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए। उस 25 में अगर आप वरीयता क्रम बनाएं तो पहले नंबर पे कौन सा रिग्रेट होगा? सर एक्चुअली जो सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है बहुत पहले दे देना चाहिए था सर। मैंने शुरू ही 17 में किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा रिग्रेट। कब देना चाहिए था आपको? सर जब ग्रेजुएट हुआ तभी दे देना चाहिए था। उस समय सिविल सेवा को लेकर चेतना आपके अंदर नहीं है या आपने देखा नहीं? पता नहीं था सर मुझे। तो ये फैसिनेशन सिविल सेवा का कब आया आपके अंदर कि मुझे करना चाहिए, प्रशासन का हिस्सा होना है? सर इसके लिए एक गाँव में ही था सर, एक है जो रिलेटिव है सर,
उसका जब ये हरियाणा सिविल सर्विस में हो गया था सर, तो उसने मुझे इसके लिए प्रेरित किया 2017 में ही, जब मैं जेई की पोस्ट पे था। तो उन्होंने बोला कि आप ये भी कर सकते हो, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो इसलिए कर रहे हैं आप, आपका कोई इनर कॉलिंग नहीं है कि व्हाई आई वांट टू बी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे कुछ करना है, लोगों के जीवन को टच करना है? सर एक्चुअल में इनर लाइकिंग फैक्टर शुरू से ही था, तभी उन्होंने जैसे ही बोला मैं आ गया, क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी सर। एक्चुअल में गांव से ही स्टडी हुई, सब कुछ वहीं से किया, तो नहीं पता था सर कि कैसे तैयारी करते हैं, कहाँ से क्या किया जाए। आपको लगता है कि आप एक असंतुष्ट किस्म के व्यक्ति हैं जो अपने वर्क प्रोफाइल से संतुष्ट नहीं है? आपने कहा 50 लोगों को ही पढ़ाने का मौका मिलता है, उसका जो बड़ा पक्ष है वो आपने इग्नोर कर दिया। 50 जो लोग हैं वो 50 जगह जाके भारत निर्माण में अपने आप को समर्पित करेंगे। इतनी बड़ी भूमिका को आपने कहा कि ये बहुत छोटी भूमिका है, केवल 50? नहीं सर, मैं उस डायरेक्शन से नहीं देख रहा था, मैं ये बता रहा था जो कैनवास है, जहाँ मैं कार्य करने का क्षेत्र है, वो एक लिमिटेड है, और अगर सिविल सर्विस में आता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर पाऊँगा सर। ये इस दिशा में मैं बोलना चाह रहा था सर। मैं ऐसा नहीं है कि टीचिंग लाइन, टीचिंग क्षेत्र, सारे क्षेत्र सर सबकी अपनी अपनी प्रमुखता है सर, और टीचिंग भी उसमें से एक ही है। धन्यवाद सर। पूछिए। रविंद्र, आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं। यस सर। एक बात बताइए कि एग्जामिनेशन पैटर्न ने, कहा जाता है कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है हमारा इंडिया में, उसने एजुकेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्या एजुकेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई सुधार की ज़रूरत देखते हैं आप? सर एक्चुअली जो है ये, इसमें कोई भी चीज़ है सर, उसमें सुधार की संभावना तो हमेशा रहती ही है सर। तो इसमें भी और हम अच्छे से सुधार करके और भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है सर। किस तरह का नुकसान पहुंचाया है एग्जामिनेशन पैटर्न ने, और किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए? सर जो अभी एग्जाम पैटर्न है सर हमारा, वो रट्टाफिकेशन जैसे जो चीज़ें है, उसको एक ही चीज़ को मगअप कर लिया और वही एज इट इज़ एग्जाम में कॉपी में डाल दिया, ये चीज़ चली आ रही है सर। बच्चे क्या करते हैं, जो एक छोटे, हर एक टीचर से ये बोलते हैं कि हमें जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही बता दीजिए, और वो वही करना चाहते हैं सर। तो हमारे एग्ज़ाम सिस्टम ने इस तरह की मनोवृत्ति बच्चों में ला दी है सर। तो जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, परफॉर्मेंस बेस्ड आउटकम है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है सर। कैसे करेंगे फिर एग्जामिनेशन पैटर्न में, किस तरह का सुधार किया जाए कि ये दिक्कत खत्म हो जाए? सर एग्जामिनेशन पैटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अभी ऑब्जेक्टिव चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, और दूसरा प्रैक्टिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है सर, और बच्चों की ग्रुपिंग बना के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। एक प्रयोग दुनिया भर में चल रहा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। यस सर। आप कितना सहमत हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन कराया जाना चाहिए? इससे रटने वाली प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। सर बिल्कुल, अगर हम उसी पे शिफ्ट हो जाएं तो उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ सर। लेकिन जो बीच में जो एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल एग्ज़ाम से पहले, उसमें एक एग्ज़ाम इस तरह का भी होना चाहिए जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी सर। ओपन बुक एग्जामिनेशन के फ़ायदे और नुकसान बताइए कुछ। ओपन बुक के फ़ायदों में तो बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी सर, और दूसरा बच्चों को बुक, उनको जो क्रैम करने की है वो क्रैम नहीं करेंगे सर, और बच्चे वहीं आके ही, और इसको ओपन बुक को सर हम एज एक ग्रुप की तरह भी ले सकते हैं कि एक ग्रुप बनाया बच्चों का और उनके सामने बुक रख दी और उनको एक टीचर ने प्रॉब्लम दे दी सर, तो उससे उनकी जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी सर। नुकसान इससे ये हो सकता है सर कि बच्चे कई बार इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, इस एग्ज़ाम को, जिससे ये एक नुकसान हो सकता है सर कि बच्चे सीरियसली नहीं ले पाएंगे इस चीज़ को। प्राइवेटाइजेशन पर आपका क्या ख्याल है? प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन में नहीं, और किस ऐसे प्राइवेटाइजेशन पर सरकार आजकल बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है, बहुत ज़्यादा डिबेट है इस पर। जी सर। लोग डर भी रहे हैं कि सारे सरकारी महकमे धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जी सर। आपको क्या लगता है, प्राइवेटाइजेशन ठीक है? बड़े सरकारी जो विभाग हैं उनका अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो ठीक है, या फिर कुछ दिक्कतें हैं इसमें? सर प्राइवेटाइजेशन को मैं अच्छा समझता हूँ सर, क्योंकि कई सारी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कई सारी ऐसे महकमे हैं सर जो काफ़ी लॉस में जा रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन करने की वजह से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है सर, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसका एक एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिकल सेक्टर को ही लेके देखूं सर, जो डिस्कॉम सेक्टर है उसमें काफ़ी लॉसेज चल रहे हैं सर, तो अगर उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो ये लॉसेज हैं वो कम हो सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी सर, इफेक्टिविटी भी बढ़ेगी। और दूसरा, लेकिन इससे जो लोगों को डर है कि उनकी जॉब लॉसेस हो सकते हैं,
उसको थोड़ा कन्वे करने की ज़रूरत है सर, उसको उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर आप इतने आशान्वित हैं, आपने प्राइवेट सेक्टर को क्यों ऑप्ट नहीं किया? आप सरकारी महकमे में क्यों आना चाहते हैं? सर ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, तो मेरी शुरू में प्राइवेट सेक्टर में जॉब थी, लेकिन वो काफ़ी दूर थी, तो लेकिन उसके बाद मुझे तभी घर के पास मिल गई, तो मैंने वो ज़्यादा चूज करना एज ए फैमिली। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में आपने सुना, देखा? हाँ यस सर। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या जानते हैं आप? सर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम सर एक मिसाइल सिस्टम है सर। जैसे ही मिसाइल कोई आती है तो वो उनका जो डिफेंस सिस्टम है उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके वहीं पे ही ख़त्म कर देता है सर, जो वो नीचे नहीं करने देता। ओके, ट्री प्लांटेशन ड्राइव आपका शौक है? यस सर। यूनाइटेड नेशंस ने एक ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 जारी किया है, इसके बारे में पता है आपको? क्या टारगेट्स हैं इसमें और क्या रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं? सर इसके बारे में अभी रिकॉल नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि पढ़ा हुआ है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है सर। रविंद्र, यस सर। हरियाणा की राजनीति में जो नया परिवर्तन आया है उससे हरियाणा के विकास में क्या मदद मिल रही है? सर परिवर्तन में समझ नहीं पा रहा हूँ सर कैसे। एक लंबे समय से वहाँ कांग्रेस का शासन था। ओके सर। तो सर इम्पैक्ट तो पड़ा है सर, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है उसकी वजह से जो आइडियोलॉजी है या जो काम करने का तरीका है सर उस पर कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता ही है सर। मोस्टली अगर डेवलपमेंटल लेवल पे देखें तो सर जैसे पहले वो गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही थी, ये गवर्नमेंट भी सर अच्छा काम कर रही है सर। ये तो गोल गोल बात हो गया, दोनों को खुश करने वाला। ठोस बात बताइए वस्तुनिष्ठ होकर। सर एक्चुअल में जो है मैं जो देख रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में सर, डेवलपमेंटल लेवल पे सर कांग्रेस में भी वही काम हुआ था और वो डेवलपमेंट स्टेज है वो आगे कंटिन्यू ही हुई है सर। मतलब कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है? परिवर्तन तो सर ऐसे अगर वैसे आइडियोलॉजिकल लेवल पे परिवर्तन है सर, डेवलपमेंटल पे तो वो चीज़ चल रही थी वैसे ही है सर। फरीदाबाद और गुड़गांव में बहुत सारे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, वहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि सरकार की नीतिगत दिशा ठीक है? सर एक्चुअल में जो बेरोजगारी की समस्या है सर हरियाणा में काफ़ी प्रेवलेंट है सर, ये इसी की वजह से काफ़ी एजिटेशन भी हुए हैं। तो इसके लिए सरकार सर जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है वो लेके आई है ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जा सके सर। वहाँ के किसानों की मांग के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं दिखती है? नहीं सर, निष्ठुरतापूर्वक सरकार तटस्थ बनी हुई है। सर एक्चुअल में जो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सरकार संवेदनशील नहीं है सर। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किसानों के लिए काफ़ी कार्य किए हैं सर। कौन कौन से कार्य किए हैं? सर एक तो हम यही जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है सर वो ही देख सकते हैं। अभी जो किसान जो अभी धान की फसल गई है सर, तो उसके जो उनकी फसल थी उसके उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट पैसे उनके अकाउंट में आए हैं सर। जो मिडल मैन थे वो बिल्कुल ही हट चुके हैं सर। किस तरह का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है? डायरेक्ट बेनिफिट ऐसे है सर, जैसे जो उनकी फसल थी वो पहले मिडल मैन के थ्रू मंडी में जाती थी और मिडल मैन के पास पैसे आते थे, फिर वो किसान को डिसबर्स करता था सर। लेकिन ये तो आपको पता है, देखिए प्रखंड स्तर पे गरीबों के कल्याण के लिए जितने पैसे भेजे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आवास भत्ता दिया जाता है गरीबों को, तो अगर वो 1,40,000 रुपया सरकार ने तय कर रखा है तो 1,40,000 रिलीज करने से पहले 20-25,000 रुपये रिश्वत ले ली जाती है, तभी रिलीज ही होता है। वैसे ही किसानों के खाते में जो पैसे जा रहे हैं वो उन्हीं किसानों के खाते में जा रहे हैं जिन्होंने प्रशासनिक स्तर पर अनुमोदन करा लिया है। बहुत सारे किसान हैं जिनके खातों का डिटेल से ही ऊपर नहीं भेजा जा रहा है। सर इसके बारे में जो जितना मुझे पता है, क्योंकि इसका सत्यापन इस बात से होता है, किसानों की आमदनी बढ़ी है कि नहीं, इसका सत्यापन इस बात से होता है कि क्या ग्रामीण समाज की मांग बढ़ी है, क्या उनका उपभोग बढ़ रहा है, क्या गांव में वाहन की बिक्री बढ़ रही है, क्या गांव के लोग अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा के लिए ज़्यादा संख्या में भेज पा रहे हैं। उनके व्यय के ढांचे से जाहिर होता है कि क्या उनकी आमदनी बढ़ी है। तो व्यय के ढांचे से तो जाहिर नहीं हो रहा है कि आमदनी बढ़ी है। सर सरकार सिर्फ दावा कर रही है कि उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। किसानों में जो असंतोष है उससे भी जाहिर नहीं होता है कि फ़ायदा पहुंचा है। अगर फ़ायदा पहुंचा होता तो कृषकों में इतना असंतोष क्यों होता? सर एक्चुअल में इस इश्यू को जो ये किसानों में असंतोष है
इसको सर एक पॉलिटिकल लेवल से आइडियोलॉजी से भी जोड़ दिया गया है, लेकिन जो ग्राउंड पे है, जो किसानों से मेरी भी बात होती है सर, जो देखता हूँ मैं, तो खुश भी हैं सर काफ़ी किसान इस चीज़ से। अच्छा, खुश भी हैं और असंतुष्ट भी हैं, दोनों एक साथ कैसे? या तो हो सकता है कुछ किसान खुश हैं और कुछ असंतुष्ट हैं। सर यही मैं बता रहा हूँ सर, जैसे कुछ जो ग्राउंड पे किसान हैं जो खेतों में, वो खुश हैं, लेकिन जो बड़ा किसान है सर उसको ज़्यादा डर है सर इन चीज़ों से, वो ज़्यादा असंतुष्ट है। जो छोटा किसान है वो खुश है सर। अच्छा, तो इसका मतलब कि सरकार की जो नीतियां हैं कृषक समाज के प्रति समाजवादी झुकाव की हो गई हैं, गरीब किसानों के पक्ष में है, अमीर किसानों के खिलाफ है। नहीं, खिलाफ नहीं है सर, जो उनको लगता है सर, उनको अवेयर किया जाए तो उनको भी समझा के चीज़ों को बताया जा सकता है सर। उनके जो कुछ भी डाउट्स हैं और जो उनके मन में भय है उसको दूर किया जा सकता है सर। इसका मतलब सरकार का जो संवाद पद्धति है वो कारगर नहीं है। हाँ, इस लेवल पे हम बोल सकते हैं सर कि जो अवेयरनेस है उस ढंग से नहीं पहुंच पाई है सर। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को अपने संवाद को जनवादी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सर इसके लिए लोगों को एक तो साथ लेके चलने की ज़रूरत है सर हमें, और जो जैसे ही कोई लो आता है या कोई, सरकार लोगों को साथ क्यों नहीं लेके चल रही है? सर लोगों को साथ, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं सर, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती हैं, या कोई किसान है जो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट देखता है सर, तो उसकी वजह से वो चीज़ों को सुनना भी नहीं चाहता है सर। तो हमें इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है सर। ठीक है रविंद्र, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू। जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए रविंद्र, बैठिए। थैंक यू सर। कैसा लगा? कहाँ लगा कि मामला ठीक चल रहा है, कहाँ सुधार करने की जरूरत लग रही है? सर सोशियोलॉजी काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत है सर, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत। ठीक है, तो आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है। हाँ, कंटेंट के मामले में आपने गौर कर ही लिया होगा कहाँ आपको नॉलेज हाँ सर काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। यस सर। जहाँ तक हो सके अपना 2-2 3-3 दिन हर अलग अलग विषय पे एलोकेट करके और उसको इम्प्रूव करिए। ओके सर। और कुल मिलाकर देखिए, आपका जो दावेदारी है प्रशासनिक पद के लिए वो अच्छी मजबूत दावेदारी नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे जहाँ की सुधार करने की ज़रूरत है, उसमें कंटेंट के अलावा जो बाकी जो पैरामीटर्स हैं उसमें प्रवेश आपका ठीक है, लेकिन प्रवेश थोड़ा सा और स्मार्ट बना सकते हैं। हालांकि आपने प्रवेश अनुमति ली। धन्यवाद ज्ञापन करिएगा बोर्ड में जब जाइएगा। ओके सर। तो बैठने के बाद धन्यवाद जरूर कहिएगा। ठीक है सर। ठीक है, अभिवादन भी करना है और धन्यवाद करना है। यस सर। ये सब थोड़ा सा, और बैठने का जो पोस्चर है आपका वो थोड़ा सा चुस्त दिखना चाहिए। थोड़ा सा आप ऐसे झुके हुए से दिख रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेट करिए तो। यस सर। टाई की लंबाई थोड़ी कम होनी चाहिए। ओके सर। थोड़ा टाई लंबा है तो थोड़ा बांधने का अभ्यास कर लीजिएगा। देख लीजिएगा, आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे ये सब सारी चीज़ें नज़र आती जाती हैं। तो टाई की लंबाई थोड़ी कम है, बाकी आपका ड्रेस सही है। दाढ़ी आपने आज बढ़ा रखी है, ऐसे मत जाइएगा इंटरव्यू बोर्ड में। थोड़ा सा स्मार्ट लुक होना चाहिए। यस सर। और शेव बढ़िया से करके जाइएगा। यस सर, श्योर। ठीक है, तो अपीयरेंस में इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। वैसे अपीयरेंस आपका अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लुक है। मेन है कि आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ है जो प्लेजेंट लुक देता है। और थोड़ा हैंड मूवमेंट था, कहीं अपनी बातों को समझाने के लिए शब्दों के साथ साथ हाथ का इस्तेमाल कर रहे थे। ओके सर। तो सामान्यतः मोटे तौर पर नियम ये है कि भाई आप जब अपने आप को अभिव्यक्त करें तो जुबान से ही अभिव्यक्त करें। ओके सर। आपकी भाषा में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जो आप चाहते हैं वो व्यक्त हो जाए उसी से। ओके सर। शरीर को और हाथ को उसमें सहयोगी की भूमिका न देनी पड़े। हम लोग हाथ पैर तभी चलाते हैं जब जुबान में की ताकत पे विश्वास नहीं होता, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई कांटेक्ट आपका ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उससे लगातार नज़रें मिला के बात कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है। और बाकी सब बढ़िया है। थोड़ा इलेक्ट्रिकल वाला हम लोगों ने बहुत गहराई से आपसे पूछा नहीं। यस सर। वो आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि आप एमई भी हैं और आपने 2-2.5-3 साल काम भी किया, पढ़ा भी रहे हैं। यस सर। हाँ, और एक आध जगह जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन आ गया,
थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। एक बार Okay, बात sir. करते करते आपने कह दिया रट्टाफिकेशन, वो शिक्षा वाले मामले में यस सर। कि रट्टाफिकेशन वाला तकनीक छोड़ना चाहिए। तो रट्टाफिकेशन एक औपचारिक शब्द नहीं है, औपचारिक शब्द, यस सर। इनफॉर्मल है, यस सर। बोलचाल की भाषा है। तो ऐसे शब्दों से बचने का प्रयास करिए। श्योर सर। वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ओके सा फॉर्मल रहिए, बाकी लेकिन अच्छा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।